नमस्कार, आप सभी लोगों को एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग आमाशय का दूसरा भाग जठर ग्रंथियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आमाशय का प्रथम भाग तथा ग्रसिका के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया था। यह वीडियो पूरा का पूरा बेस है हमारे पास में जठर ग्रंथियों के बारे में, जठर ग्रंथियों से जो स्त्रावण होता है, जठर रस का संगठन क्या होता है, उन सब के बारे में। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जठरीय ग्रंथियां जो होती है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? कई कोशिकाओं से मिलकर बनती है, जिनका विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पे हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाओं की स्थिति कहां कहां होती है, वो भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग देखिएगा, इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग देखते रहिए कि जठर ग्रंथियां जो होती है वो कई कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक है, तो या तो अपन पहला ऐसे लिख लेते हैं, जठर ग्रंथियां, जठर वर्ड आमाशय के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। जठर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? आमाशय के लिए। जठर ग्रंथियां सदैव जठरीय रस का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? जठरीय रस का स्त्रावण करती है। क्योंकि ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ तो स्त्रावण होगा ही होगा। ये क्या है? ग्रंथि है ना, तो कुछ ना कुछ तो स्त्रावण होगा ही होगा। ये ग्रंथि की भांति व्यवहार कर रही है बेटा। दूसरा बिंदु इसके अंदर आ जाएगा, ये ग्रंथियां कई कोशिकाओं से निर्मित होती है। क्या होती है? निर्मित होती है। और इन कोशिकाओं का नाम अभी मैं यहां पे दर्ज करूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। हम लोग एक एक कोशिका के बारे में यहां पे बात करेंगे, है ना। और इन्हीं कोशिकाओं से क्या होगा? स्त्रावण होगा। वही स्त्रावण सारा मिलकर के क्या करेगा? जठरीय रस बनाएगा। क्या बनाएगा? जठरीय रस बनाएगा। तो एक नंबर पे जो कोशिका है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। पहले नंबर पे जो कोशिका है उसका नाम है आपके पास में गॉबलेट कोशिका। क्या है? गॉबलेट कोशिका, या इसको अपन बोल सकते हैं श्लेष्मा कोशिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्लेष्मा कोशिका। तो नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है बच्चों कि ये किसका स्त्रावण करेगी? ये स्त्रावण करती है किसका? श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या कि ये किसका स्त्रावण कर रही है? तो ये जिसका स्त्रावण कर रही है उसका नाम क्या है? श्लेष्मा, यानी म्यूकस का स्त्रावण, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। ये आपके पास में एक नंबर पे कोशिका आ जाएगी, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है ये। अब श्लेष्मा क्या कार्य करेगा? देखिए, जठर के अंदर आमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण जितनी मात्रा रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो जाए या अधिक मात्रा में हो जाए, तो जठरीय ग्रंथियों की भित्ति जो होती है उसका क्या होता है? डैमेज होने का खतरा रहता है। तो म्यूकस क्या करता है? जैसे मान लो ये आपके पास में जठरीय ग्रंथि की भित्ति है, तो म्यूकस इसके आगे यहां पे जमा हो जाएगा। अर्थात जठरीय ग्रंथि की भित्ति को क्या करेगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अति स्त्रावण से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जठरीय ग्रंथि की भित्तियां डैमेज न हो। तो यहां पे मैं यहां पे बिंदु लिखूंगा इसका कार्य के तौर पे। यहां पे इसका क्या कार्य रहेगा वो देखिएगा आप लोग। कार्य बता रहा हूं मैं यहां पे आपको इसका कि श्लेष्मा जठरीय भित्ति की अत्यधिक मात्रा में स्त्रावित हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? सुरक्षा करता है। स्त्रावित हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये मैंने पूर्ण लाइन लिख दी है यहां पे ताकि आपको कोई भी तरह की तकलीफ ना हो बेटा।
ठीक है, अब मैं चित्र से भी आपको बता देता हूं। इसके अंदर चित्र में जो ये कोशिका है श्लेष्मा कोशिका, वो किस स्थान पर व्यवस्थित रहेगी, तो ये जो कोशिका होती है इसको अपन गॉबलेट कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉबलेट कोशिका, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? श्लेष्मा कोशिका। समझ गए बच्चे? दूसरी कोशिका जो होती है उसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं, जो बाहर की तरफ है, ये ग्रीन कलर से जो बनाया है मैंने, इसमें ये बाहर की तरफ रहती है ये। उससे पहले मैं एक बात बताना यहां पे भूल गया हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आमाशय में जो जठरीय ग्रंथियां होती है वो सरल नलिका रूपी होती है। कैसी होती है? नलिका रूपी होती है। इसकी शाखा ही नहीं होती, ये शाखा नहीं है, ये नलिका ही है, एक ही नलिका, इसकी अलग से कोई शाखा नहीं निकली, यहां से ऐसा कोई शाखा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये आपके पास में कोशिका होती है, उसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक कोशिका। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिका। समझ रहे मेरी बात को? ऑक्जेंटिक कोशिका, कार्य क्या रहेगा ऑक्जेंटिक कोशिका का, वो आपको यहां पे पढ़ना होगा और आपको मेरे साथ में यहां पे देखना होगा। 2 नंबर कोशिका की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, और 2 नंबर कोशिका के बारे में लिख रहे हैं। क्या नाम है इसका? ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिका का अन्य नाम होता है बच्चे पैराइटल कोशिका। क्या होता है? पैराइटल कोशिका भी बोलते हैं बेटा इसको। ये दोनों नाम इसी कोशिका के हैं, इसी चीज के हैं। तो आप लोग यहां पे देखते रहिएगा, यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए इधर ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिका की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे ये कोशिका क्या कार्य करेगी? यहां पे ये कोशिका आपके पास में 2 चीज का स्त्रावण करती है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है कैसल आंतरिक कारक। तो दोनों के बारे में यहां पे आपको बता देता हूं। यहां पे देखिएगा, एक हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक हो जाएगा आपके पास में कौन सा? कैसल आंतरिक कारक। क्या आ जाएगा? कैसल आंतरिक कारक। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको मैं इनका कार्य बताता हूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पे क्या कार्य करेगा और कैसल आंतरिक कारक का भी क्या कार्य होगा। तो 1 नंबर पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होगा। बच्चों, जो भोजन ऊपर से आ रहा है ग्रसिका से, वो क्षारीय प्रवृत्ति में है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में डालते हैं। एसिडिक मीडियम में कौन लेके आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाता है। ठीक है, तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। वो कौन होगा आपके पास में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा बिंदु देखिएगा, दूसरा बिंदु गौर से सुनिएगा। ये जठरीय एंजाइम, मतलब जो आमाशय से निकलते हैं बेटा, जठरीय एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। जठरीय एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं, असक्रिय होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा जो बिंदु इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये अम्ल है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या कर सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह को, जीवाणु को मार सकता है। तो रोगजन को मारने का भी कार्य कर सकता है। जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी ये कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 कार्य किसके हो गए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। कैसल आंतरिक कारक जो आपके लिखा हुआ है यहां पे, कैसल एक साइंटिस्ट के ऊपर दे रखा है। इस कारक का मुख्य एक ही कार्य होता है, यह सदैव विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है या करवाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यह कारक विटामिन B12 के अवशोषण में, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक। अंडरस्टैंड? और विटामिन B12 का नाम क्या होता है वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई संदेह ना रहे। ये नाम होता है आपके पास में साइनोकोबाल एमीन। क्या होता है? साइनोकोबाल एमीन जो नाम है वो किसका है? विटामिन B12 का है। तो ये दूसरी कौन सी कोशिका थी? ऑक्जेंटिक कोशिका या पैराइटल कोशिका। तीसरी कोशिका की हम लोग यहां पे बात करते हैं। तीसरी कोशिका आपके पास में होती है, उसका नाम होता है मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका
या पेप्टिक कोशिका। ये तीनों एक ही कोशिका के नाम है बच्चे, है ना, जो अंदर की ओर होगी यहां पे। तो इसका नाम क्या लिख दूं मैं बेटा, मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। क्या आ जाएगा, जाइमोजन कोशिका। एक और नाम होता है पेप्टिक कोशिका, वो भी अपन विवरण लिख रहे हैं, उसके अंदर बात कर लेंगे। ये अंदर की तरफ होती है और इन नलिकाओं में भी होती है बेटा यहाँ पे, है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग तीसरी कोशिका की बात करने जा रहे हैं, और तीसरी कोशिका कौन सी है आपके पास में हेडिंग लगा रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा, मुख्य कोशिका या जो आपके पास में आ रहा है दूसरे नंबर पे, इसका नाम क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जाइमोजन कोशिका या पेप्टिक कोशिका। ये आपके पास में इसमें आ रहा है ना, मुख्य कोशिका, जाइमोजन कोशिका या पेप्टिक कोशिका के बारे में आ रहा है आपके पास में। तो इस कोशिका का क्या कार्य रहेगा, ये कोशिका मुख्य रूप से एंजाइम का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करेगी, एंजाइम का स्त्रावण। तो ये स्त्रावण कर रही है जिसका नाम क्या है आपके पास में, एंजाइम। और कौन कौन से एंजाइम का ये स्त्रावण करती है, ये मुख्य रूप से 3 एंजाइम का स्त्रावण करती है। पहला नाम है आपके पास में कौन सा, पेप्सिनोजन। क्या आ जाएगा, पेप्सिनोजन। दूसरा आ जाएगा प्रोरेनिन। तीसरा आ जाएगा आंशिक जठरीय लाइपेज। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये तीनों एंजाइम असक्रिय होते हैं, और इनको सक्रिय कौन करता है, सक्रिय करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इनका मुख्य कार्य क्या रहता है, वो तो मैं आपको पाचन की कार्य की मैं जरूर बताऊंगा जब हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ेंगे तब। लेकिन इन दोनों का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रोटीन पाचन में सहायक। कौन से बेटा, ये दोनों। और आंशिक जठरीय लाइपेज, वैसे ये वसा के पाचन में सहायक होता है, परंतु आमाशय में वसा का पाचन जो होता है नाम मात्र होता है, जो एकदम नगण्य होता है। इसलिए लिख तो देते हैं हम लोग यहाँ पे इसके अंदर, वसा पाचन में सहायक। लाइपेज शब्द आते ही वसा में ही सहायक होगा वो, है ना। तो ये हमने तीसरी कोशिका के बारे में बात की। अब एक खास बात, यहां पे इसके नाम है मुख्य कोशिका, जाइमोजन कोशिका, पेप्टिक कोशिका, और इससे पहले वाले के नाम थे ऑक्जेंटिक कोशिका और पेराइटल कोशिका। अब ये जो नाम है वो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। 2 बार नीट में पूछा हुआ है, 2 बार राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पेराइटल जो कोशिका है आपके पास में, उसका नाम ऑक्जेंटिक होता है। इसको ही कैसे याद रखें, नहीं तो आप कंफ्यूज क्या हो जाओगे, यार ऑक्जेंटिक का नाम पेप्टिक था क्या, या पेप्टिक का नाम या पेराइटल का नाम जाइमोजन था क्या, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे। तो मैं आपको एक जो मैंने याद किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको सही लगे तो आप लोग याद कीजिएगा उसको। जैसे देखिए, एक स्पेलिंग होती है होप की, स्पेलिंग होती है HOPE, होप। इस होप की स्पेलिंग को क्या कर देता हूं मैं, होपा कर देता हूं। डोपा नहीं रहे और भोपा भी नहीं, होपा। क्या कर देता हूं मैं इसको, होपा। ठीक है, क्या कर देता हूं मैं, सॉरी, इसको क्या कर देता हूं, होपा। होप की जगह क्या कर देता हूं, होपा कर देता हूं। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको एक ट्रिक याद रह जाएगी, तो दूसरा सारा जो नाम होगा वो अन्य कोशिका का ही होगा। तो इसका आपके पास में जो H है, H प्रदर्शित कर रहा है किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। O प्रदर्शित कर रहा है किसको, ऑक्जेंटिक कोशिका को। और जो P और A प्रदर्शित कर रहा है, पेराइटल की स्पेलिंग PA से शुरू होती है, पैराइटल में आता है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, पेराइटल को। जब आपको ये याद रह जाएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या ऑक्जेंटिक सेल का स्त्रावण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। या आप ऐसा सोचोगे ऑक्जेंटिक कोशिका का नाम पेराइटल कोशिका ही है, तो आपको इस तरह का भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे मैं बात बता देता हूं आपको, 4 नंबर कोशिका की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर कोशिका का मैं पहले यहां पे नाम लिख देता हूं। 4 नंबर कोशिका जो मेरे पास में आ रही है वो है अर्जेंटाफिन कोशिका। कौन सी कोशिका आ रही है, अर्जेंटाफिन कोशिका आ रही है आपके पास में 4 नंबर पे।
अर्जेंटाफिन कोशिका का मुख्य स्त्रावण जो होता है वो एक प्रकार का रसायन होता है जिसका नाम होता है सीरोटिनिन। क्या होता है? सीरोटिनिन। इसका मुख्य स्त्रावण क्या होता है? सीरोटिनिन होता है। सीरोटिनिन का मुख्य कार्य होता है, ये क्या करता है? आमाशय में उपस्थित चिकनी पेशियों को क्या करता है? संकुचित करने का कार्य करता है। तो जब चिकनी पेशियां संकुचित होती है तो वो जठरीय रस का स्त्रावण करने पे मजबूर हो जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि जब हम किसी चीज को ऐसे संकुचित करेंगे तो वो सिकुड़ने लगेगी, तो उसके अंदर जो भी चीज होगी ये ऐसे करता है, इसको संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। तो संकुचन जब होता है शिथिलन होगा ही होगा, क्योंकि पेशी है, पेशी संकुचित तो रह नहीं सकती, संकुचित तो शिथिलन तो होगा ही होगा। तो सेरोटोनिन क्या करता है आपके पास में? जठरीय भित्ति में उपस्थित चिकनी पेशियों में, कौन सी पेशियों में? चिकनी पेशियों में संकुचन करवाता है। चिकनी पेशियों में संकुचन करवाता है, जिसके फलस्वरूप किसका स्त्रावण होता है आपके पास में? जठरीय रस का स्त्रावण होता है। किसका? जठरीय रस का स्त्रावण होता है। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बच्चे। रख लोगे बात यहां पे? अर्जेंटाफिन की पोजीशन क्या होती है वो बता देता हूं आपको डायग्राम में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्जेंटाफिन सेल इन दिस डायग्राम? तो अर्जेंटाफिन सेल जो आपके पास में आ रही है वो आपके पास में सबसे ज्यादा आधारीय में रहती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके पास में कौन सी? अर्जेंटाफिन सेल या कोशिका। पांचवी कोशिका का भी मैं आपके पास में यहां पे स्थिति बता देता हूं और उसके आधार पे चलते हैं। पांचवी कोशिका की स्थिति जो आपके पास में, जिसका नाम होता है जी सेल। क्या होता है आपके पास में? जी सेल इसका नाम होगा आपके पास में। तो यहां पे हम प्रदर्शित कर देते हैं इसको, किसको? जी सेल को। जी सेल जो होती है आपके पास में उसका नाम होता है गैस्ट्रिक सेल। ठीक है, क्या होता है? गैस्ट्रिक सेल नाम होता है, गैस्ट्रिक कोशिका। अब इसका क्या कार्य रहेगा वो भी हम बात कर लेते हैं यहां पे। तो 5 नंबर की कोशिका मेरे पास में जो आ रही है, यहां पे मैं लिख रहा हूं जी सेल। क्या आ रही है? जी सेल, जिसको गैस्ट्रिक सेल भी कहते हैं। गैस्ट्रिक शब्द हमेशा जठर के लिए इस्तेमाल होता है, आमाशय के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, ये कोशिका क्या करती है? एक लोकल हार्मोन का स्त्रावण करती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर दें, उसका नाम लिखते हैं। किसका स्त्रावण कर रही है ये आपके पास में? स्त्रावण करती है गैस्ट्रीन हार्मोन का। किसका? गैस्ट्रीन हार्मोन का स्त्रावण करती। ये एक प्रकार का लोकल हार्मोन है। लोकल से तात्पर्य यह होता है बच्चों कि जहां पे स्त्रावित हो रहा है वहीं पे ये एक्शन कर जाएगा, अलग से कहीं से नहीं आ रहा है। लक्षित अंग भी वही है और लक्षित जहां से स्त्रावण हो रहा है वो भी वही चीज है, गैस्ट्रीन हार्मोन। ये क्या करता है आपके पास में? जठरीय भित्ति को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, जिससे जठरीय रस का स्त्रावण होता है। ठीक है, सेम फंक्शन ये है लगभग उन दोनों का। ये हार्मोन क्या करेगा? जठरीय भित्ति को उद्दीपित करता है। क्या करता है? उद्दीपित करता है, जिससे क्या होता है बेटा? जिससे जठरीय रस का स्त्रावण होता है। जठरीय रस का स्त्रावण होता है। समझे मेरी बात को? तो ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी पड़ेगी। तो यहां पे आपके पास में क्या होगा कि ये चीज आ रही है, तो यहां पे अपन लोग 5वीं सेल की बात होगी अपने पास में। देखो, ऐसे कई हार्मोन भी होते हैं जो क्या करते हैं आपके पास में कि इसके उद्दीपन को क्या करते हैं? रोकते भी हैं, संदमित भी करते हैं, जिसके बारे में आगे हार्मोन के वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप देखते रहिएगा, एक हार्मोन पे भी वीडियो आएगा जब ये चैप्टर खत्म होने लगेगा तब। ठीक है, इस प्रकार पाचन में एंजाइम के साथ साथ लोकल हार्मोन का भी रोल होता है बेटा।
ये किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था ये, इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जालम सिंह नाम का था, उन्होंने पूछा था, देख लीजिएगा भले ही आप लोग, पहले वीडियो पे कमेंट है उसमें, ठीक है। तो अब मेरे पास में अंतिम कोशिका जो आती है, और अंतिम कोशिका का क्या नाम है मेरे पास में 6 नंबर पे जो है वो है स्टेम कोशिका। क्या है? स्टेम कोशिका। स्टेम मतलब तना नहीं है यहाँ पे। स्टेम कोशिका का कोई स्त्रावण नहीं है, इसका एक कार्य है, यदि कोई दूसरी कोशिका खराब हो जाए या उसके ऊपर कुछ चोट लग जाए तो उसको रिपेयर करने का काम, मरम्मत करने का काम कौन करती है? ये कोशिका करती है, ठीक है। अन्य कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करती है। क्या करती है? अन्य कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करती है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको जठरीय रस के अंदर जठरीय ग्रंथि मिलने वाली सारी कोशिकाओं के बारे में बता दिया, और उनका स्त्रावण भी बता दिया, और उनका कार्य भी बता दिया। अब आपको पता है कि जठरीय ग्रंथियां जठरीय रस का स्त्रावण करती है। तो मैं यहां पे एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम क्या है? जठरीय रस, है ना। जठरीय रस। जठरीय रस का पीएच कितना होता है? जठरीय रस का पीएच होता है बेटा 1.2 से 1.8, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे। प्रतिदिन कितना जठरीय रस निकलता है वो भी देख लीजिए। 2 से 3 लीटर पर डे जठरीय ग्रंथियां जठरीय रस का स्त्रावण करती है। अब बात आती है कि जठरीय रस का संगठन क्या होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, जठरीय रस का संगठन। क्या जाएगा? संगठन। संगठन वही है जो आपने जो कोशिकाओं में पढ़ा है, उन्हीं को ही लिखना है। तो हम बात करते हैं, 1 नंबर जो कोशिका थी वो थी गॉबलेट कोशिका, जो किसका स्त्रावण कर रही थी? श्लेष्मा का। तो एक क्या जाएगा आपके पास में? श्लेष्मा। 2 नंबर पे जो कोशिका थी वो कौन सी थी आपके पास में? होपा, यानी कि ऑक्जेंटिक कोशिका। वो स्त्रावित कर रही थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कैसल आंतरिक कारक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोनों का नाम, कैसल आंतरिक कारक। 4 नंबर इसका संगठन में बात करूंगा तो 3 नंबर पे कोशिका थी पेप्टिक कोशिका, वो स्त्रावित कर रही थी एंजाइम्स को। कौन कौन से? एक लिख देते हैं अपन यहां पे, क्या? पेप्सिनोजन। दूसरा क्या लिख देते हैं अपन यहां पे? प्रोरेनिन। तीसरा क्या लिख देते हैं अपन यहां पे? आंशिक जठरीय लाइपेज। क्या लिख देंगे? आंशिक जठरीय लाइपेज। और 7 नंबर पे संगठन में 4 नंबर की कोशिका थी अर्जेंटाफिन, और वो स्त्रावित करती सेरोटिनिन। तो यहां क्या लिख दूंगा? सेरोटिनिन। और अंतिम चरण पे जो मेरे पास में थी जी सेल, वो स्त्रावित करती थी गैस्ट्रीन को। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन लोकल हार्मोन है, उसका स्त्रावण करी थी। स्टेम कोशिका किसी का भी स्त्रावण नहीं करी थी, वो सिर्फ मरम्मत करने का कार्य करती। तो अगर जठरीय रस का संगठन आपको पूछता है तो ये संपूर्ण बातें आपको उसमें लिखनी होगी। समझ गए बेटा? अब सिर्फ लास्ट टॉपिक जो आमाशय में रहा है वो है आमाशय की औतिकी। हालांकि मैं औतिकी के बारे में पहले से बता चुका हूं, लेकिन फिर से हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आमाशय की औतिकी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। औतिकी की बात करें तो आपको पता है 4 स्तर आते हैं। सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं आपको बेटा, क्योंकि ये सब बात मैं आपको औतिकी के वीडियो में बता चुका हूं। आप लोगों ने जिसने नहीं देखा है वो प्लीज औतिकी के वीडियो में जाकर के जरूर देखेगा, पूरा डिटेल बताया है मैंने वहां पे। सबसे पहला कौन सा होता है? सिरोसा। इसका जो सिरोसा बना होता है सरल सल्की उपकला, वसीय उत्तक और लस्सिका का बना होता है। लिम्फ मतलब लस्सिका उत्तक का। 2 नंबर पे इसमें आता है पेशीय स्तर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि यहां पे 2 नहीं 3 पेशियां पाई जाती है, और आमाशय ही एक ऐसा अंग है जिसमें 3 पेशियां पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य, मध्य में वर्तुल पेशी, और सबसे आंतरिक जो कि सिर्फ इसी में ही मिलती है, उसका नाम क्या आपके पास में? तिर्यक पेशी। कौन सी पेशी है? तिर्यक पेशी। 3 नंबर का जो स्तर आ रहा है मेरे पास में वो होता है आपके पास में अधश्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका आपके पास में बना होता है किसका? एरियोलार संयोजी
उत्तक ये सब बता चुका हूं मैं आपको। एरियोलार संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। 4 नंबर पे जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास में? श्लेष्मिका। श्लेष्मिका के स्वयं के 3 स्तर होते हैं। श्लेष्मिका पेशीय स्तर, पहला कौन सा होता है? श्लेष्मिका पेशीय स्तर। ये सब बता चुका हूं मैं आप लोगों को, वहां पे देख लेना पूरा डिटेल में। मैं सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूं आपको फटाफट से। कौन सी पेशी आ जाएगी? अनुदैर्ध्य, और फिर कौन सी आ जाएगी? वर्तुल पेशी। दूसरा, ये 1 नंबर पे था बेटा, पेशीय। दूसरा होता है लेमिना प्रोप्रिया। क्या होता है? लेमिना प्रोप्रिया होता है। और तीसरा अंतिम स्तर होता है, लेमिना प्रोप्रिया बना होता है एरियोलार संयोजी उत्तक का बच्चे। और तीसरा होता है आपके पास में सरल ग्रंथिल उपकला स्तर। क्या होता है? सरल ग्रंथिल उपकला स्तर का बना होता है। तो ये मैंने आपको इसकी औत्तिकी के बारे में बता दिया। तो बच्चों, वीडियो के इस सेक्शन में हम लोगों ने आमाशय की पूर्ण रूप से बात कर ली है। अगले वीडियो में मैं आपके पास में डिस्कस करूंगा छोटी आंत के बारे में पूर्ण रूप से। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।